Hello everyone, welcome back to Cerebral Heights. Myself Shadab, and today we are going to discuss about chapter number 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं पढ़े हो, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखो, तो आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको आगे ये चीज़ें और क्लियर हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो एक तरह की चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो बिजली है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का फ्लो हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर करंट आया। ठीक है, तो इसी तरह से जिस भी कंडक्टर में, जिस भी सेमीकंडक्टर में, जिस भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चार्ज का फ्लो होगा, जब भी चार्ज का फ्लो होगा, जब भी चार्ज का फ्लो होगा तो वहां पर करंट का फ्लो भी होगा। तो बेसिकली करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप ये कह लें कि एक सेकंड में जितने चार्ज का फ्लो हो उसी को हम कहते हैं करंट। ठीक है, सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट एंड चार्ज एक्यूमुलेटेड और चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम, दैट इज 1 सेकंड इज कॉल्ड एज करंट। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण क्या हो सकता है चार्ज के फ्लो का? ठीक है, तो पहली चीज तो है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के अंदर हमको पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻29, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। दूसरी चीज सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, दो तरह के चार्ज के रेस होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट का फ्लो होता है। तीसरी चीज जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड्स के अंदर अगर आयंस होंगे तो उसके अंदर करंट का फ्लो होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड जब पानी में जाता है और ब्रेक होता है तो वो Na+ और Cl- आयन बनाता है। ठीक है, तो सोडियम का प्लस आयन और क्लोरीन का माइनस आयन, ये दोनों एक तरह के आयन, केटायन और एनायन, तो इनके फ्लो की वजह से क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो आई, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब जितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो, उन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे करंट। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है एम्पियर, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये टाइप, अगर हम टाइप की बात करें, देखो आपके पास में दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, तो करंट ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, मतलब ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी ना दे रखे, ठीक है, तो आप बताइएगा इसको स्केलर। ठीक है, अब टेंसर क्या है, टेंसर क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बात करते हैं एवरेज करंट की। तो एवरेज करंट में क्या करेंगे हम? डेल क्यू बाय डेल टी। एवरेज करंट को डेल क्यू बाय डेल टी से लिखा जाता है, मतलब जितना चार्ज फ्लो हुआ और जितना टाइम लिया उसका रेशियो। ठीक है, और अगर हम बात करें इंस्टैंटेनियस करंट की, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम आई इंस्टैंटेनियस कहेंगे या इंस्टैंटेनियस करंट कहेंगे, जिसको हम लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dq बाय dt, वेयर q इज वेरिएबल। q क्या है? चार्ज है। चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गया करंट के बारे में। दूसरी जो चीज है वो आपके सामने है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी एरिया से जितना करंट किसी टाइम में पास होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। सो द करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन या करंट पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर एक मैंने कंडक्टर बना रखा है, ठीक है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है और इसका एरिया वेक्टर अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन का देखूं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इसका नॉर्मली इस तरफ होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि करंट और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूँ तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले क्रॉस सेक्शन की, अगर ये क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा तिरछा होता, थोड़ा सा एंगल पर होता, ठीक है, मान लो कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री से। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो करंट इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेता, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेता, अगर मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेता करंट की डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाता? a cos थीटा। तो करंट की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है a cos थीटा इंटू आई, तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय a cos थीटा, या I इज इक्वल टू J इंटू a cos थीटा, वेयर I इज करंट एंड J इज करंट डेंसिटी, A इज एरिया वेक्टर एंड cos थीटा
cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इज cos थीटा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आपको पता है कि a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा, इसी तरह से j डॉट a क्या हो जाएगा, j a cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। बात करते हैं करंट डेंसिटी की, किस तरह की क्वांटिटी, तो ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, या आप इसको यूं कह लो कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, देखो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट इसकी ये होगी। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो देखो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट के लिए हम ए लगाते हैं, एरिया के लिए लेंथ इनटू लेंथ मतलब एल का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा जे इज इक्वल टू एम नॉट या एम की पावर 0 एल की पावर -2, क्योंकि देखो ये प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, टाइम है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो टी की पावर 0 और करंट जो है उसके लिए ए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो कोई कंडक्टर है, ठीक है, जब तक कि आपने उसके एंड्स के अक्रॉस, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस किसी भी तरह का एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया, किसी भी तरह का एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टेम्परेचर जो रूम का है और जो कंडक्टर का टेम्परेचर है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इस कंडक्टर में मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन था, पहले वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो घूम फिर कर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसी जगह पर वापस आ जाता है, सारे कर्नल से टकराकर घूम फिर कर वो वापस वहीं पर आ जाता है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो u1 प्लस u2 प्लस u3, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गया है तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। अब देखो यहाँ पर जब तक कि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पर जो थर्मल वेलोसिटी थी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापस उसी जगह पर आ जा रहा था, ठीक है, उसी जगह पर अब आ जा रहा था, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, यहाँ पर किसी भी तरह के करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, तो यू एवरेज इज इक्वल टू 0 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी 0 होगी, जिसका ऑर्डर कितना होता है 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6, मतलब बहुत ही हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे थे जब उनके पास थर्मल वेलोसिटी थी, और थर्मल वेलोसिटी ऑलवेज एग्जिस्ट करती, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आपने वोल्टेज दिया तो क्या होगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और यहाँ पर ये चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो E इंटू ई, इतना फोर्स लगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, ड्रिफ्ट होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया आपने तो वहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगा। अगर हम बात करें किसी भी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको फोर्स लगा और वो मोशन करने लगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके पास वेलोसिटी आई है, ठीक है, एक्सेलरेशन आया, हालांकि एक्सेलरेशन बाद में 0 हो जाता है क्योंकि वो कर्नल से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होने लगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अगर हम हिंदी में इसको कहें तो इसको कहते हैं अनुगमन वेग, तो ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when external potential difference is applied across its terminal is called as drift velocity of free electrons। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम कोशिश करेंगे आपसे शॉर्ट में सारी चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।